प्राचीन भारतीय इतिहास के ऊपर व्याख्यानों की श्रृंखला में आपका स्वागत। आज जिस विषय पर हम यह परिचर्चा कर रहे हैं वो 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व की है, उस कालखंड की है। और मूलतः हम इस कालखंड में जो अर्थव्यवस्था से जुड़े बदलाव हुए उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले भाग 1 में हमने 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व की अर्थव्यवस्था में, खासकर उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था में आए बदलावों के मूल सिद्धांतों का जिक्र किया, जो लोहे के उत्पादन और लोहे की प्रमुखता, उत्पादन में लोहे की प्रमुखता के ऊपर जो इतिहासकारों में एक विवाद सा है, उसकी चर्चा की। और इस पार्ट में इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए उसके अर्थव्यवस्था से जुड़े अन्य आयामों की चर्चा करने जा रहा हूं। तो अगर आप पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि जो अपर गैंजेटिक प्लेन है, जहां आपको लेटर वैदिक काल में गतिविधियां होती दिखती हैं, अगर आप उसे 6ठी शताब्दी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कालखंड को कंपेयर करें तो आप पाते हैं कि अब संभवतः जो फोकस है पॉलिटिकल एक्टिविटी का या इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो थोड़ा बदलता दिखता है। और अब सेंटर स्टेज में, हिस्टोरिकल सेंटर स्टेज में आपको मिडिल गैंजेटिक प्लेन आता दिखता है। और पहले के लेक्चर में मैंने कई एविडेंसेस आपके सामने रखे। मूलतः वो पुरातात्विक प्रमाण थे। अगर आप समकालीन साहित्य को भी देखें, जैसे पाली साहित्य को देखें, तो इसमें भी आपको मध्य गंगाई इलाके को राजनैतिक प्रमुखता या आर्थिक प्रमुखता देते आप देख सकते हैं। चाहे वो डेक्कन का इलाका हो, दक्षिण भारत का इलाका हो या पूर्वी भारत का इलाका हो, अगर आप उसकी एक तुलनात्मक अध्ययन करें तो निश्चित रूप से ऐसा आभास होता है कि ज्यादा जो अटेंशन है वो समकालीन स्रोतों में मध्य गंगाई इलाके को मिल रहा है, जिसे आजकल की भाषा में आप कह सकते हैं कि दिस इज द हैपनिंग प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ आपको वैसे शहर, वैसे महाजनपद दिख रहे हैं जो कि इस कालखंड में सेंटर स्टेज में हैं, मगध ऑब्वियसली इंक्लूडेड। दक्षिण भारत के ऊपर अगर नजर डालें तो इस समय मूलतः पुरातात्विक दृष्टिकोण से हमें मेगालिथिक डिपॉजिट्स मिलते हैं। और मेगालिथिक डिपॉजिट्स में निश्चित रूप से खेती का प्रमाण हमें मिलता है, जो ग्रेन्स हैं वो दिखते हैं। शिल्पकारी का भी प्रमाण मिलता है, लोहे का भी वो संभवतः प्रयोग कर रहे थे। लेकिन जो अगर आप मटेरियल कल्चर की समीक्षा करें मेगालिथिक डिपॉजिट्स की, तो वो एनबीपीडब्ल्यू की तरह उत्कृष्ट नहीं है। वहां अभी भी ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर व्याप्त है। और अगर उत्कृष्टता की दृष्टिकोण से देखें या अर्थव्यवस्था के वैभव की सूचना जिस प्रकार एनबीपीडब्ल्यू देता है, वो ब्लैक एंड वेयर नहीं दे पाता। तो निश्चित रूप से जो मध्य गंगाई इलाका है, वहां एग्रीकल्चर हो या खेती हो या व्यापार हो या शहरीकरण हो, इसके या कारीगरी हो, शिल्पकारी हो, इन सभी क्षेत्रों में गुणात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। और जिसके कारण यह जो संपन्नता, भौतिक संपन्नता हमें दिखती है, वो मध्य गंगाई इलाके में हमें होती दिखती हैं। पाली के स्रोतों में गांवों का भी बड़े प्रखर तरीके से उल्लेख हमें मिलता है और यह अपने आप में कृषि के विस्तार का सूचक है।
ध्यान रहे कि वैदिक काल से अगर इस काल को आप निरंतर परिवर्तन के तौर पर देखें, खास कर अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, तो कृषि, जो पैस्टोरलिज्म है या जो पशुपालन है, उस व्यवस्था से अलग होता दिख रहा है और कृषि ज़्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और इसीलिए जो ज़मीन है वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता जा रहा है, क्योंकि उस ज़मीन पर अब कृषि या खेती संभव है और उससे मुनाफा भी कमाया जा सकता है, उससे जो वैल्यू क्रिएशन हो रहा है वो अब संभव है। गांव और शहरों के बीच संपर्क भी सघन होते दिखते हैं, क्योंकि चाहे आप गांव का उत्खनन करें या शहरों का उत्खनन करें, अगर उसके मटेरियल आर्टिफैक्ट्स को कंपेयर करें तो एक ही प्रकार के बर्तन हमें गांव में भी मिल रहे हैं, शहरों में भी मिल रहे हैं, जो कि इस बात की सूचना दे रहा है कि दोनों इलाके निरंतर संपर्क में हैं और कोई ना कोई आदान प्रदान किसी माध्यम से हो रहा है, या कोई व्यवस्था, सामान्य व्यवस्था या समान व्यवस्था इन दोनों इलाकों में व्याप्त है, जिसका आशय महाजनपद से है या जनपदों से है या महाजनपदों का साम्राज्य में परिवर्तित होने से है। जैसा मैंने कहा कि एनबीपीडब्ल्यू या नदर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर जो है वो एक संपन्न वर्ग की उत्पत्ति का सूचक भी माना गया है पुरातत्व में, और एनबीपीडब्ल्यू के साथ साथ कई सेमी प्रीशियस स्टोन्स भी मिलते हैं, कई वैसे बहुमूल्य पत्थर भी मिलते हैं, जो अपने आप में इस संपन्नता की, भौतिक संपन्नता की सूचना देता है। और केवल पुरातत्व में ही नहीं, अगर साहित्यिक स्रोतों में भी देखें तो पहले मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं पहले के लेक्चर्स में, गृहपतियों का उल्लेख मिलना शुरू होता है, सेठियों का उल्लेख मिलना शुरू होता है, व्यापारियों के कारवां का उल्लेख मिलना शुरू होता है। हमें पता है कथाओं से, बुद्ध के जीवन से जुड़ी कथाओं से, कि भगवान बुद्ध को जमीन दान देने वाले भी व्यापारी वर्ग से या गृहपति वर्ग से आ रहे हैं। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यहां संपन्नता व्याप्त होती जा रही है और कैसे यह कालखंड और यह इलाका, मिडिल गैंजेटिक प्लेन का जो इलाका है, वो बाकी क्षेत्रों से ज्यादा संपन्न नजर आ रहा है, कम से कम भौतिक दृष्टिकोण से। अब इसके पीछे जो कारण हैं उसकी समीक्षा की गई है, इतिहासकारों ने उसके ऊपर अपने विचार रखे हैं, कई इस प्रकार के रिसर्चेस हुए हैं जो इस बात की जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह रहा होगा कि यह इलाका इस समय में, इस कालखंड में, 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इतना संपन्न नजर आ रहा है। तो अगर आप देखें कि ऊपरी गंगाई इलाके में जमीन को खेती योग्य बनाने के लिए बड़ी आम बात थी कि जंगलों को जलाया जाता था, और इसका आप जो महाभारत और रामायण में भी जो परोक्ष रूप से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं, उससे भी आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी आम बात रही होगी, एक परिपाटी की तरह रही होगी कि अगर आपको जमीन को खेती योग्य तैयार करना है तो जो जंगल है उसके ऊपर जो पेड़ पौधे हैं उसे आप जला देते थे और उसके बाद उस पर खेती संभव हो पाता था। परंतु मध्य गंगाई क्षेत्र, जिसकी बात प्रमुखता से हम कर रहे हैं, वहां पेड़ों की जड़ें जमीन पर समानांतर फैली थी, वो वर्टिकली नीचे नहीं जाती थी, वो समानांतर फैली थी। अगर आप इस इलाके की जो आप कह सकते हैं कि इलाहाबाद से लेकर भागलपुर तक का इलाका जो है, अगर
इस की सॉइल टाइपोलॉजी, इसमें मिट्टी किस प्रकार की है उसकी समीक्षा करें। यहाँ औसतन वर्षा कितना होता है, तो 150 सेंटीमीटर के आसपास औसतन वर्षा होता है। यहाँ की मिट्टी जो है वो थोड़ी आप कह सकते हैं कि टफ होती है, वो उतनी भुरभुरी मिट्टी नहीं होती है। तो उसमें हल चलाने में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और इसके साथ साथ जो वनस्पति इस पर व्याप्त है नैसर्गिक तरीके से या नेचुरली, उसे अगर क्लियर करना हो तो केवल जलाने से काम नहीं चलता, अतः उसे काटना होता था। तो वैसे जड़ जो कि जमीन पर फैले पड़े हैं उसे आप जला नहीं सकते, जमीन के नीचे उसे आपको काटना पड़ता था। और इसके लिए औजार की जरूरत होती, और वो औजार केवल तांबे के औजार या ब्रॉन्ज के औजार से संभव नहीं था, क्योंकि उसमें उतनी हार्डनेस नहीं होती। तो ये जो आयरन इंप्लीमेंट्स हैं, लोहे के जो इंप्लीमेंट्स हैं, उसकी क्रिटिकलिटी को और भी मजबूत बनाता है। ये जो आर्गुमेंट के तौर पर हम कहते हैं कि लोहे का उत्पादन हो रहा है, उत्कृष्ट किस्म के लोहे का उत्पादन हो रहा है, और इस इलाके में लोहे का क्या प्रयोग रहा होगा, तो यह मसला है कि लोहे के औजार से अब जो जमीन के समानांतर जो जड़ें फैली हुई थी उसको काटना संभव हो पाया, और इसके फलस्वरूप इस इलाके में खेती करना संभव हो पाया। तो ये जो बलुआई मिट्टी है, 150 सेंटीमीटर औसतन वर्षा हो रही है, समानांतर फैली जड़ें हैं, अतः लोहे की कुल्हाड़ी और कुदाल का प्रयोग अवश्यंभावी था, तभी यहां इस स्तर तक खेती संभव हो पाया होगा। और हम सभी जानते हैं कि चावल और गन्ने की खेती जमीन की गहरी जुताई के अभाव में संभव नहीं होता, अतः लोहे के हल का प्रयोग निश्चित हुआ होगा। हालांकि पुरातात्विक दृष्टिकोण से देखें, और कई इतिहासकार इस बात को बार बार उजागर करते हैं कि मध्य गंगाई इलाके से आयरन प्लॉशेयर बहुत कम संख्या में हमें मिला है। अगर उसे कंपेयर करें तो उससे ज्यादा बहुतायत में हमें अपर गैंजेटिक प्लेन से आयरन प्लॉशेयर मिलता है, परंतु इस इलाके में, मध्य गंगा के इलाके में, आयरन प्लॉशेयर और भी क्रिटिकल रहा होगा, वो और भी महत्वपूर्ण रहा होगा, क्योंकि इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि खेत को या जमीन को क्लियर करने के लिए वो कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। और चूंकि सॉइल को आपको प्लॉ करना है, उस पर खेत की जुताई करनी है, और चावल और गन्ने की खेती में गहरी जुताई करनी होती है, तो वो लोहे के प्लॉशेयर, लोहे के हल के अभाव में संभव नहीं हो पाता होगा। समकालीन साहित्यिक स्रोतों में भी लोहे के हल के उपयोग का हमें प्रमाण मिलता है। अगर पुरातात्विक स्रोत उतने उपलब्ध नहीं है, तो पाणिनि में बेलोज की बात की गई है, जिससे आप कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर की जरूरत होती है लोहे बनाने में, उसमें हवा की जरूरत होती है, तो हवा का एक आप कह सकते हैं सप्लाई बेलोज के थ्रू, एक उपकरण के थ्रू किया जाता था। और कई प्राचीन भारतीय चित्रों में भी आप अगर लोहे से जुड़े उत्पादन के चित्रों को देखें, या पारंपरिक तरीके से जहां अभी भी लोहा बनाया जाता है वहां भी बेलोज का प्रयोग किया जाता है। तो पाणिनि, जो कि 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का टेक्स्ट है, उसमें बेलोज का वर्णन है, जिसका सीधा संदर्भ लोहे के उत्पादन से है। जहां तक कथाओं में पहियों पर लोहे का वृत्त की बात की गई है, और अभी भी गांव के इलाकों में अगर आप जाएं और वहां बैलगाड़ी को देखें, तो जो लकड़ी के पहिए होते हैं उसके चारों तरफ, उसके सरकमफ्रेंस पर आप लोहे का रिम बाहरी तौर पर देख सकते हैं। तो इन सभी चीजों का उल्लेख हमें मिलता है। हेरोडोटस, जो कि आप कह सकते हैं एक फॉरेन अकाउंट है, उसमें भारतीय संदर्भ में जो वर्णन किया गया है उसमें तीरों पर लोहे का नुकीला तत्व की बात की गई है, आयरन टिप्ड एरोज जिसे कहते हैं। और 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भारतीय लोहे का सुदूर क्षेत्रों से व्यापार भी शुरू
हो चुका है और इसका भी प्रमाण हमें मिलता है। जैसा मैंने आपको पहले कहा कि पुरातत्व में लोहे के हल कम मिले हैं, कौशाम्बी और वैशाली में मिले हैं, जबकि लोहे के अन्य उपकरण बहुतायत में मिलते हैं, जैसे कौशाम्बी, बनारस, चिरांद, वैशाली, पटना। यहाँ लोहे के उपकरण तो मिल रहे हैं, लेकिन खेती से जुड़े जो लोहे के उपकरण हैं उसकी संख्या कम है। और अगर ऊपरी गंगाई इलाकों की बात करें, वहां हमें लोहे के उपकरण ज्यादा मिलते हैं, जैसे जाकेरा में, नोह में। परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि इस इलाके में लोहे के हल का प्रयोग नहीं हो रहा था। संभवतः ऊपरी गंगाई इलाका जो है वो, अगर औसतन बारिश यहाँ देखें, जो पर्यावरण में जो नमी होती है उसकी समीक्षा करें, तो वो एक ड्राई इलाका है। और मध्य गंगाई क्षेत्र में नमी ज्यादा होती है, औसत वर्षा ज्यादा है। अतः ऊपरी गंगाई क्षेत्र में अगर लोहे के हल हैं, पुरातात्विक दृष्टिकोण से मैं ये कह रहा हूं, तो उसमें जंग लगने की आशंका कम होती है, और वो आज भी हमें पुरातात्विक उत्खनन में मिल जाते हैं। परंतु मध्य गंगाई क्षेत्र में अगर लोहे के हल का प्रयोग भी हो रहा होगा, तो ज्यादा वर्षा, जो मिट्टी की किस्म है या जो ज्यादा नमी है, इसके कारण जंग लगने की आशंका ज्यादा होती है, और यह एक कारण हो सकता है कि इस इलाके से हमें कम लोहे के हल मिले। तो और दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि खेती प्रमुखता से तो ग्रामीण इलाकों में होती है, परंतु पुरातात्विक उत्खनन मूलतः शहरों में ही संभव हो पाता है, और जो रूरल आर्कियोलॉजी है वो अभी भी बहुत ज्यादा विकसित नहीं हुआ है, तो वहां ज्यादा लोहे के हल के मिलने की संभावना होगी, और हम वहां उत्खनन उतना ज्यादा करते नहीं। इसके साथ साथ मगध के बढ़ते वर्चस्व के दृष्टिकोण से मैंने आपको पहले बताया था कि जो सिंहभूम का इलाका है, जो छोटा नागपुर प्लेटो, छोटा नागपुर पठार या प्रेजेंट डे झारखंड आप कह सकते हैं, वहां लौह अयस्क का उपयोग में आना और लोहे बनाने में कार्बन और बेलोज का प्रयोग में लाना, क्योंकि कार्बन अगर आप उसमें ऐड कर देते हैं तो वो स्टील का रूप धारण कर लेता है, उसका स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाता है और वो ज्यादा इफेक्टिव हो पाता है। और इस प्रकार के तकनीकी परिवर्तन संभवतः इस काल में हो रहे हैं। तो जीवन निर्वाह के लिए खेती का जो अधिशेष उत्पादन के लिए खेती में जो परिवर्तन हो रहे थे, वो भी इस समय होते जा रहे हैं। जैसे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस जिसे कहते हैं। अब जैसे अगर एक ही क्षेत्र में आप चावल बोएं और गेहूं बोएं, धान और गेहूं दोनों की खेती करें, तो गेहूं की खेती से जो आपका उत्पादन होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू धान या चावल की खेती में। चावल में जो क्वांटम है ऑफ प्रोड्यूस दैट इज मोर, और वो इसलिए संभव हो पाता है, केवल इसलिए नहीं कि मध्यवर्ती इलाके में बड़े अनुकूल वातावरण है, सॉइल है, रेनफॉल है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पश्चात ऐसा लगता है कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ राइस की जो टेक्निक है वो व्याप्त हो गई थी, जिसे हम कहते हैं रोपना। जैसे अगर आप सीड को प्लांट करते हैं और वो पानी से भरा खेत होता है, उसके बाद जब उसकी सैपलिंग निकलती है तो आप उसको उस सैपलिंग को उस जगह से उठाकर फिर दूसरे जगह उसे रोपते हैं। और ये जो तकनीक है, इससे उत्पादन काफी ज्यादा हो जाता है चावल का। तो धान उत्पादन में ये काफी एक महत्वपूर्ण तकनीकी परिवर्तन है, और वो संभवतः इसी समय हो रहा है और मध्यवर्ती इलाके में भी हो रहा है। और ये मध्यवर्ती इलाके में ही हो सकता था क्योंकि यहाँ जो खेत हैं धान के वो जलमग्न होते थे बारिश के मौसम में, और जलमग्न खेत में ही यह संभव है। आज भी किसान इस क्षेत्र में अपने खेत को पानी से भरने का वेट करते हैं और तब वो उस सैपलिंग को निकालकर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं ताकि उनकी जो उत्पादकता है वो बढ़े। इसके साथ साथ धान का
पुनर्रोपण के साथ साथ जैसा आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं कि तांबे के तुलना में लोहा कितना इफेक्टिव रहा होगा और कितना ज्यादा व्याप्त है। इसे डेमोक्रेटिक मेटल भी कहा जाता है। तो 100 किलो तांबे के अयस्क से 1 किलो तांबा निकलता है, और मैं उस समय की व्याप्त तकनीकी अवस्था में यह डेटा दे रहा हूं। जबकि 100 किलो लोहे के अयस्क से आप 60 से 70 किलो लोहा निकाल सकते हैं, अगर आप उस समय की समकालीन तकनीकी अवस्था में लोहा बना रहे हैं या तांबा का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो मसला है वो भी आपको यह दिखाता है कि लोहे के आने के पश्चात या लोहे का एक धातु के तौर पर प्रयोग करने के पश्चात या मेटलर्जिकल जो उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस किया जाता है, उससे उत्पादन के क्षेत्र में, चाहे कृषि हो, चाहे युद्ध हो, चाहे व्यापार हो, इसमें कितना गुणात्मक परिवर्तन आया होगा और इससे अधिशेष उत्पादन संभव हो पाया होगा। और वह आधार बना जो हमें संपन्नता दिखती है इस इलाके में, मगध का जो वर्चस्व दिखता है, वो काफी हद तक लोहे के उत्खनन और लोहे के निर्माण दोनों पर उसका एक आप कह सकते हैं मोनोपोली या स्टेट कंट्रोल। तो यह मसला एक रहा है जिसे इतिहासकार बार बार चर्चा में लाते हैं। तो ये आपको 6ठी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक के अर्थव्यवस्था में आए परिवर्तनों के बारे में एक मोटे तौर से एक जानकारी देता है। धन्यवाद।